हाँ, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे स्मृति के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे स्मृति का अर्थ, स्मृति के अंग क्या है और अच्छी स्मृति के चिन्ह क्या है। ये तो हम लोग कल पढ़े थे, कल वीडियो में देखे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्मरण करने की विधियाँ, यानी कि मेथड ऑफ मेमोराइजिंग, यानी कि स्मरण करने की विधि कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मनोवैज्ञानिकों ने स्मरण करने की अनेक विधियां बताई हैं, जिनका हम पर किसी भी पाठ को जल्दी और अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्मरण जल्दी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी विधि है। इसमें फर्स्ट विधि है पूर्ण विधि। उसके बाद सेकेंड विधि है अंश विधि। थर्ड है मिश्रण विधि। फोर्थ है सक्रिय विधि। फिफ्थ है स्वर विधि। सिक्स है रटने की विधि। सेवेंथ है प्रगतिशील विधि। और 8 नंबर है क्रिया विधि। नौ नंबर है अवलोकन विधि। और 10 नंबर है अंतर्युक्त विधि। और 11 नंबर है साभिप्राय स्मरण विधि। और 12 नंबर है विचार साचर की विधि। हाँ, तो स्मरण करने की ये सारी विधि है। इन सारी विधि के द्वारा ही हम जल्दी से स्मरण कर सकते हैं। तो एक एक विधि के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। जिसमें पहला विधि है पूर्ण विधि। यानी कि पूर्ण विधि क्या होता है, तो किसी भी पाठ को शुरू से अंत तक बार बार पढ़ा जाता है। यानी कि कोई भी अध्याय होता है तो उस अध्याय को हम शुरू से लेकर अंत तक बार बार पढ़ते हैं। और यह विधि कविताओं व कहानियों के लिए ही उपयुक्त होती है। यानी जो पूर्ण विधि है, इस पूर्ण विधि में हम कविताओं और कहानियों को ही सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए यह विधि अपनाई जाती है। उसके बाद आती है दूसरी विधि अंश विधि। यानी कि अंश विधि क्या होती है, तो अंश विधि में याद किए जाने वाले पाठ को, यानी कि जो याद किए जाने वाले पाठ होते हैं उनको हम कई भागों में विभाजित कर लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने के बाद उसे एक एक करके याद किया जाता है। यानी कि उनको अगर कई भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं तो पहले एक भाग को याद करेंगे, फिर दूसरे भाग को, फिर तीसरे भाग को, यानी कि एक एक करके याद करते हैं। इसमें कोलेसिक कोलेसनिक यानी कि कोलेसनिक कहते हैं, या उनका मत है कि यह जो विधि होती है छोटे
कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए ही उपयोगी होती है। यानी कि जो अंश विधि है यह कम बुद्धिमान या साधारण जो बालक होते हैं उन्हीं के लिए यह बुद्धि अपनाई जाती है, यानी कि विधि अपनाई जाती है। उसके बाद अगला आता है मिश्रण विधि। यानी कि मिश्रण विधि क्या होता है? तो इस विधि में यानी कि इस मिश्रण विधि में पूर्ण और खंड दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मिश्रण विधि है, इस मिश्रण विधि में पूर्ण और खंड दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। और स्मरण करने के लिए सबसे पहले किसी भी पाठ को शुरू से अंत तक पढ़ा जाता है। अगर किसी भी पाठ को हमें याद करना है तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा? शुरू से अंत तक उसे पढ़ना पड़ेगा। फिर उन्हें खंडों में बांटकर रटा जाता है। उन्हें कई खंडों में बांटकर फिर क्या करते हैं? रटते हैं। और रटने के बाद फिर अंत में शुरू से अंत तक पढ़ा जाता है। और यह विधि जो ऊपर की दोनों विधि है, इन दोनों विधियों से क्या है? सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि? मिश्रण विधि। उसके बाद आता है सक्रिय विधि। यानी कि सक्रिय विधि क्या होती है? तो इस विधि में स्मरण किए गए पाठ को बोल बोल कर याद किया जाता है। यानी जो सक्रिय विधि है, तो इस विधि में जो भी हम याद करते हैं, यानी जो भी पाठ को हम याद करते हैं, उस पाठ को हम बोल बोल कर याद करते हैं ताकि छात्रों का उच्चारण ठीक हो सके। इसलिए इस विधि को सक्रिय विधि कहते हैं। उसके बाद अगली विधि आती है स्वर विधि। यानी कि स्वर विधि क्या होती है? इस विधि में छोटे बच्चों के लिए ही उपयोगी होती है। यानी जो स्वर विधि है, इस स्वर विधि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही उपयोगी होती है, क्योंकि वे इसे लय में गा गा कर सीखते हैं। इसलिए जो स्वर विधि है यह छोटे बच्चों के लिए ही क्या है? उपयोगी है। उसके बाद आता है रटने की विधि। यानी कि रटने की विधि कौन सी है? तो इस विधि में पूरे पाठ को बार बार पढ़कर रट लिया जाता है। यानी जो रटने की विधि होती है, इस विधि में पूरे पाठ को हम क्या करते हैं? बार बार पढ़कर यानी कि रट लिया जाता है। और इसमें जेम्स कहते हैं कि इस विधि में रटी गई बातों को शीघ्र ही विस्मरण होता है। यानी जो रटने की विधि है, इस रटने की विधि में जो हम रटकर याद कर लेते हैं, यह जल्दी क्या होती है? भूल जाती है। उसके बाद अगला विधि आती है प्रगतिशील विधि। यानी कि प्रगतिशील विधि में क्या होती है? इस विधि में को खंडों में बांटकर, यानी कि इस विधि को कई खंडों में अलग अलग भागों में बांटकर पहले एक खंड को याद किया जाता है, फिर पहले दूसरे खंड को, फिर दूसरे तीसरे खंड को, फिर लास्ट में पहले दूसरे और तीसरे खंड को, सारे खंड को याद कर लिया जाता है। तो ये भी क्या है? जो यह विधि है यह भी प्रगतिशील विधि, क्योंकि इसे खंड में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले एक खंड को याद कर लेते हैं, फिर पहले दूसरे को, फिर दूसरे तीसरे को, इसी तरह एक एक करके एक बार सारे जो भी खंड होते हैं सबको हम याद कर लेते हैं। उसके बाद आता है क्रिया विधि। यानी कि क्रिया विधि में क्या होती है? इस विधि में किसी भी पाठ को करके सीखा जाता है। यानी जो क्रिया विधि है, इस विधि में जो भी हम सीखते हैं वह कर कर ही सीखते हैं। और यह विधि सभी बालकों की ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव रखती है। यानी जो करके हम सीखते हैं, इस करने की विधि के द्वारा जो बालकों की ज्ञानेंद्रिया होती है वो क्या होती है? वह सक्रिय होती है। उसके बाद आता है अवलोकन विधि। यानी कि अवलोकन में क्या होता है? तो इस अवलोकन विधि में किसी भी पाठ को
याद किए जाने वाले पाठ का पहले भली प्रकार निरीक्षण किया जाता है। यानी जो कोई भी अगर पाठ हमें याद करना है तो उस पाठ को याद करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं या निरीक्षण करते हैं, और निरीक्षण करने के बाद ही उसे हम क्या करते हैं, याद करते हैं। उसके बाद है अंतर्युक्त विधि। यानी कि अंतर्युक्त विधि क्या होती है, तो अंतर्युक्त विधि में यही होता है कि इस विधि में जो कुछ पाठ को याद किया जाता है उनको याद करने के थोड़ा थोड़ा अंतर दिया जाता है, यानी कुछ समय दिया जाता है। यानी कि मान लिया 10 मिनट इसको याद किए, फिर 2 मिनट का हॉल्ट ले, फिर 5 मिनट याद किए, मतलब उसमें अंतर होना चाहिए। अर्थात एक पाठ को याद करने के पश्चात ही दिमाग को खाली रखा जाता है ताकि फिर दूसरे पार्ट को याद किया जा सके। और वुडवर्थ का मत है कि अस्थाई स्मृति के लिए यह अति उत्तम साधन है। कौन अति उत्तम साधन है, अंतर्युक्त विधि। उसके बाद आता है साभिप्राय स्मरण विधि। तो साभिप्राय स्मरण विधि में क्या होता है, तो इस विधि में पाठ को याद करने के लिए चाहे जिस विधि का उपयोग किया जाता है, चाहे जिस विधि का उपयोग किया जाए, तो बालक को उसको याद करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। हाँ, इस लेसन को हम याद कर लेते हैं, तो उस लेसन को याद करने के लिए क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। और वुडवर्थ कहते हैं कि यदि कोई भी बात को, अगर कोई भी बात को याद करनी है तो, या याद की जानी है, तो उसे याद करने का निश्चय आवश्यक है। एक निश्चय कर लेना चाहिए, हाँ इस पाठ को हमें याद करना है। उसके बाद आता है विचार साहचर्य विधि। विचार साहचर्य विधि में क्या होता है, तो इस विधि में स्मरण करने वाली बातों का ज्ञात बातों से भिन्न प्रकार का संबंध स्थापित किया जाता है। यानी जो कुछ भी चीजें हमें याद करने वाली होती है, याद करने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित किया जाता है। यानी कि जिसको हमें करना होता है, तो पहले से जो हमें ज्ञात है या याद है, इन दोनों के बीच क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, यानी जोड़ते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, स्मरण बहुत ही जल्दी होता है। और यहाँ पर भी जेम्स कहते हैं विचार साहचर्य उत्तम चिंतन द्वारा ही उत्तम स्मरण की विधि है। तो ये सारी जो विधि थी, स्मरण करने की विधि थी, यानी कि इन सारी विधियों के द्वारा ही हम किसी भी पाठ को या किसी भी वस्तु को या किसी भी लेसन को हम याद कर सकते हैं। किसके द्वारा, इन सारी विधियों के द्वारा। अब इसके बाद चलते हैं स्मृति विकसित करने की रणनीति। स्मृति विकसित करने की विधि। स्मृति विकसित करने की विधि, स्ट्रेटेजी टू डेवलप मेमोरी।
स्ट्रेटेजी टू डेवलप मेमोरी। अब देखते हैं कि स्मृति विकसित करने की कौन कौन सी विधि है, यानी कि किस विधि स्मृति विकसित करने की रणनीति है, या विधि भी कह सकते हैं, रणनीति। स्मृति विकसित करने की रणनीति। जहां तक स्मृति का सवाल है, तो मनोवैज्ञानिकों ने इसे व्यक्ति का जन्मजात गुण माना है। किसको? स्मृति को। कि मनुष्य के अंदर जो स्मृति होती है, यह क्या होती है? जन्मजात होती है। इसलिए व्यक्तियों की स्मृति या स्मरण शक्ति में अंतर पाया जाता है। लेकिन प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा ही, यानी कि प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा ही स्मृति को उन्नत किया जा सकता है। यानी जो स्मृति है, उस स्मृति को उन्नत हम तभी कर सकते हैं कि जब हम प्रशिक्षण और अभ्यास हमें हमेशा मिलता रहे, तभी हम स्मृति को उन्नत बना सकते हैं। वहीं वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार, यानी कि वुडवर्थ कहते हैं कि सीखने या स्मरण करने की प्रक्रिया एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है। अतः यह प्रशिक्षण और अभ्यास से अत्यधिक प्रभावित होती है। यानी कि वुडवर्थ कहते हैं कि सीखने या स्मरण करने की प्रक्रिया एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है। अतः यह प्रशिक्षण और अभ्यास से अत्यधिक प्रभावित होती है। यानी कि अगर प्रशिक्षण और अभ्यास ज्यादा किया जाए तो जो स्मृति है बहुत ही प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार स्किनर और वुडवर्थ और इनके अलावा कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक है, उस मनोवैज्ञानिकों ने इस स्मृति को उन्नत करने के लिए कई सारे सुझाव दिए हैं। यानी जो स्मृति है, इस स्मृति को उन्नत कैसे किया जाए, उसके लिए भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना सुझाव दिया है। तो देखते हैं उस सुझाव के बारे में। सुझाव नंबर फर्स्ट है कि छात्रों की यानी कि अगर छात्रों की स्मृति को अगर उन्नत करना है, तो उन्नत करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वो पढ़ाए गए पाठ को बार बार अभ्यास कराए, और सतत अभ्यास से ही अधिगम में पूर्णता आती है। यानी कि अधिगम में पूर्णता तभी आ सकती है जब उसको हम हमेशा क्या करें, बार बार उसको रिवीजन करते रहे, यानी कि अभ्यास करते रहें, जिससे स्मृति भी काफी लंबे तक बनी रहती है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो ये इसके वजह से क्या होता है, यह हमारे पास लंबे समय तक बनी रहती है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है कि छात्रों की स्मृति को उन्नत करने के लिए, यानी कि अगर छात्र की जो स्मृति है, उस स्मृति को उन्नत करने के लिए शिक्षक को समय समय पर छात्रों के ज्ञान की जांच भी करनी चाहिए, ताकि जिससे पता चल सके कि यानी कि जो कुछ भी
छात्र को पढ़ाया जा रहा है, क्या उस विद्यार्थी को ज्ञान है या नहीं है, जिससे छात्रों की स्मरण जो शक्ति होती है वह बनी होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, छात्रों को यथासंभव पूर्ण विधि एवं विराम विधि से भी सिखाना चाहिए। यानी जब छात्रों को हम सिखा रहे हैं तो पूर्ण विधि और विराम विधि से भी सिखाना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है, विषय के सादृश्य अंकों को संगठित एवं सामंजस्य स्थापित करके ही सिखाना चाहिए। यानी कि विषय के जो सदृश अंश है उन अंशों को संगठित एवं सामंजस्य स्थापित करके भी सिखाना चाहिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि विषय को उसका अर्थ समझाकर सिखाना चाहिए। यानी जो कुछ विषय हम सिखा रहे हैं तो उस विषय का अर्थ समझाकर ही बालक को सिखाना चाहिए। छठवां पॉइंट है कि सीखते समय मानसिक सतर्कता तथा एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। यानी जब बालक को हम सिखा रहे हैं तो उस सिखाते वक्त बालक की मानसिक एकाग्रता को भी बनाए रखना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 कि अपनी स्मरण शक्ति पर विश्वास भी रखना चाहिए। यानी जो कुछ भी बालक सीख रहा है उस बालक को अपनी स्मरण शक्ति पर भी विश्वास करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं स्मृति को विकसित करने की रणनीति। एक जगह और वुडवर्ड कहते हैं कि यानी कि वुडवर्ड अपना मत देते हैं कि सीखने या स्मरण करने की प्रक्रिया एक नियंत्रित क्रिया होती है और एक नियंत्रित क्रिया होने के कारण प्रशिक्षण से अत्यधिक प्रभावित होती है। तो ये तो था स्मृति विकसित करने की विधि। अगर इसे और उत्तम बनाना है तो और भी कुछ पॉइंट है, क्या क्या इसे हम कर सकते हैं, किसके द्वारा इसे और भी उत्तम हम बना सकते हैं, जिसमें है फर्स्ट पॉइंट दृढ़ निश्चय, सेकेंड है स्पष्ट ज्ञान, थर्ड है प्रोत्साहन, फोर्थ है रुचि उत्पन्न करना, फिफ्थ है पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखना, सिक्स पॉइंट है अभ्यास, एकाग्रता, संवेगात्मक स्थिरता, और 9 नंबर है स्मरण विधियां। इन सारी विधियों के द्वारा जो स्मृति को विकसित करने वाली रणनीति है, इन सारी रणनीति के द्वारा भी हम स्मृति को विकसित कर सकते हैं। तो जिसमें पहला है दृढ़ निश्चय।
किसी भी विषय के सीखने के लिए दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। अगर हम कोई भी विषय अगर सीख रहे हैं तो उस विषय को सीखने के लिए हमें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, और जब तक हमारे पास दृढ़ निश्चय नहीं रखेंगे तब तक कोई भी विषय हम सीख नहीं पाएंगे। उसके बाद आता है अस्पष्ट ज्ञान, यानी कि सीखे जाने वाली वस्तु के उद्देश्य व लाभ अवश्य पता होना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं तो उस सीखने वाले वस्तु के बारे में उद्देश्य क्या है, या उससे हमें लाभ क्या है या फायदा क्या है, उसके बारे में भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन भी सीखने के लिए आवश्यक होता है। अगर किसी भी बालक को अगर हमें सिखाना है तो उसके लिए हम बालक को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, यानी कि प्रोत्साहित के द्वारा भी हम बालक को सिखा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है रुचि उत्पन्न करना। स्मरण रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि सीखे गए पाठ में बालक की रुचि हो। जो कोई भी बालक अगर पाठ को सीख रहा है तो उसको सीखने के लिए बालक के अंदर रुचि भी उत्पन्न होना चाहिए। उसके बाद है पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाना। जो कुछ भी अगर बालक को हम सिखा रहे हैं तो उस बालक को सिखाने से पूर्व जो पहले जिसके बारे में वो जानता है अगर उससे कर अगर सिखाएंगे तो क्या होगा, बालक वो सीखेगा। तो जब भी बालक को अगर सिखाना हो तो पूर्व ज्ञान से उसे जोड़कर ही सिखाना चाहिए, यानी कि पहले उसके बारे में बालक जानता हो। जब जानता रहेगा तभी दूसरी के बारे में अगर सिखाएंगे तो वह सीखेगा। उसके बाद है अभ्यास। पाठ को समय समय पर भी क्या करना चाहिए, दोहराया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तभी क्या होगा, ज्यादा दिनों तक वो हमारे पास नहीं रहेगा, याद हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा बार बार बालक का अभ्यास कराना चाहिए। उसके बाद है एकाग्रता। पाठ को स्मरण करते समय एकाग्रता रखने से ही सीखा गया कार्य अधिक दिनों तक स्मरण रहता है। यानी कि जब कोई भी पाठ को हम स्मरण कर रहे हैं या याद कर रहे हैं तो उसे याद करने के लिए हमें एकाग्रचित होकर याद करना पड़ेगा। जब तक हम एकाग्रचित होकर याद नहीं करेंगे, एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक यह हमारे पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। उसके बाद है संवेगात्मक स्थिरता। पाठ का स्मरण करते समय बालकों को भय, क्रोध, कष्ट, थकान आदि से मुक्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि संवेगात्मक स्थिरता की वजह से भी बालक क्या होता है, पढ़ नहीं पाता है, पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है। तो इन सारी चीजों से भी उसे मुक्त रखना चाहिए, चाहे डर है, भय है, क्रोध है, कष्ट है या थकान है, इन सारी चीजों से भी उस बालक को क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। उसके बाद आता है स्मरण विधि, यानी कि स्मरण क्या विधि होती है। तो स्मरण करते समय उचित विधियों का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी जब हम स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण करते समय जो भी उचित विधि है उन उचित विधियों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी विधि है स्मृति को विकसित करने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम स्मृति को विकसित करना चाहते हैं तो इन सारी विधियों के द्वारा हम स्मृति को विकसित कर सकते हैं। तो इसमें तो इतना ही था। एक इसमें क्वेश्चन है, अब इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, इसी का जवाब देना है।
इसको मतलब किस राइटर ने लिखा है। तो आज बस इतना ही। अब मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, जो कि कल का चैप्टर होगा फॉरगेटिंग यानी कि विस्मृति।